ओके, तो आज का टॉपिक है ड्रग एंड अल्कोहल एब्यूज। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग थोड़ा सा एनसीईआरटी रुक के देखेंगे। पहले नॉर्मली बात कर लेते हैं ताकि सबको एक समझ में आ जाए। ड्रग एंड अल्कोहल एब्यूज में हम लोग बात क्या करने वाले हैं 4 या 5 मिनट में, उसके बाद एनसीईआरटी पे आ जाएंगे। तो ड्रग में हमको 3 कैटेगरी की ड्रग देखनी है। एक ओपियोइड की बात करेंगे, दूसरा कैनाबिनॉइड की बात करेंगे, तीसरा कोका एल्कलॉइड की बात करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं ओपियोइड। तो ये है आपका ओपियम पॉपी प्लांट, जिसको बोलते हैं पाइपर सोमनीफेरम। तो ओपियम पॉपी प्लांट के लेटेक्स पोर्शन से हम लोग मॉर्फिन को एक्सट्रैक्ट करते हैं। आप मॉर्फिन को कहाँ से एक्सट्रैक्ट करोगे? ओपियम पॉपी के लेटेक्स पार्ट से। लेटेक्स ऑफ ओपियम पॉपी या लेटेक्स ऑफ पाइपर सोमनीफेरम से मॉर्फिन एक्सट्रैक्ट करेंगे। अब ये आपका मॉर्फिन है जो कि इंजेक्शन फॉर्म में है। ये मॉर्फिन इंजेक्शन फॉर्म में है। और इस मॉर्फिन और ये रही हीरोइन। हीरोइन को आपको दिख के कैसा लग रहा है? हीरोइन दिखने में कैसी लग रही है? व्हाइट दिख रही है, क्रिस्टलाइन दिख रही है, वाइट होती है, क्रिस्टलाइन होती है, ओडोलेस बिटर होती है। और इसका केमिकल नेम होता है डाई एसिटाइल मार्फिन और ये डिप्रेसेंट का काम करती है। खैर, अब यहाँ पे देखो ये मार्फिन है, केमिकली ये मार्फिन केमिकल स्ट्रक्चर है इसका मार्फिन का। और ये कन्वर्ट हो रही है हीरोइन में। कैसे? एसिटाइलेशन करने से। अगर मॉर्फिन का एसिटाइलेशन कर देंगे तो हीरोइन में कन्वर्ट हो जाती है। हीरोइन का कॉमन नेम है इसमें एक, और केमिकल नेम है क्या? डाई एसिटाइल मार्फिन। तो ये भी ध्यान रखना है। आगे चलते हैं जरा। अब इनका रिसेप्टर जो ऑपियोइड ड्रग्स होती हैं, इनका रिसेप्टर सेंट्रल नर्वस सिस्टम और जीआई ट्रैक्ट, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में प्रेजेंट होता है। तो जीआईटी और सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ऑपियोइड ड्रग का रिसेप्टर प्रेजेंट होता है। ये देखिए, ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ब्रेन का सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ये आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम का रिसेप्टर है। ये रिसेप्टर जो है ऑपियोइड ड्रग्स के लिए है। यानी अगर पूछा जाए ऑपियोइड ड्रग का रिसेप्टर कहाँ पे प्रेजेंट है, वो प्रेजेंट होता है आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में। करता क्या है ये? इन दोनों ड्रग्स का यूज क्या है? पॉजिटिव यूज है, निगेटिव यूज भी है। पॉजिटिव अगर मेडिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो पॉजिटिव, और अगर ओवर यूज जिसको बोलते हैं एब्यूज, ड्रग एब्यूज, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो निगेटिव। अब अगर सर्जरी करनी है डॉक्टर को, तो ये सर्जरी करने के दौरान डॉक्टर पेशेंट को ये देता है पेन किलर। मॉर्फिन जो होता है वो एक्चुअली में वो देता है, मॉर्फिन देने के बाद वो सर्जरी को स्टार्ट करता है। तो मॉर्फिन दी जाती है किसके दौरान? सर्जरी के दौरान। तो इसको इससे मॉर्फिन का इंजेक्शन दिया जाता है। ये जो मॉर्फिन का इंजेक्शन है ये सर्जरी के दौरान पेशेंट को दिया जाएगा, कोई सर्जरी के दौरान। ये मॉर्फिन का इंजेक्शन। ओके, अब यहाँ मैं पूरा लिख देता हूँ मॉर्फिन। दूसरा कंडीशन ये, इस बंदे को देखो जरा क्या हो रहा है इसका। अच्छा खासा मतलब उलट पलट रहा है। उलट पलट का मतलब अपने चेत में नहीं है ये। क्यों अपने चेत में नहीं है? क्योंकि ये ड्रग को ज़्यादा ले रखा है। कौन सी ड्रग? ऑपियोइड ड्रग। ऑपियोइड ड्रग यानी हीरोइन या मॉर्फिन ले रखा है, तो इसीलिए इसकी कंडीशन क्या है? सेडेटिव। इसकी बॉडी फंक्शन स्लो हो रही है, लड़खड़ा रहा है, पैर संभल नहीं रहा है, इससे खुद को संभाल नहीं पा रहा है। तो ये वाली कंडीशन है क्योंकि इसने ड्रग ले रखा है। और ये है डिप्रेसेंट कंडीशन। डिप्रेशन कंडीशन देखो, डिप्रेशन कहीं होते हैं, लेकिन यहाँ भी मेरा पॉइंट है ये है कि डिप्रेशन कंडीशन एक हो सकती है अगर हीरोइन ड्रग लेने पर भी बंदा डिप्रेशन में चला जाता है। आगे ये तो बात होगी ऑपियोइड की। अब एनसीईआरटी में आएंगे तो और बात कर लेंगे ऑपियोइड ड्रग की। आते हैं तो सेकंड कैटेगरी कैनाबिनॉइड। कैनाबिनॉइड एक ग्रुप ऑफ द केमिकल है, और ये नेचुरल जो कैनाबिनॉइड होता है एक्सट्रैक्ट किया जाता है कैनाबिस सटाइवा से। ये जो कैनाबिस प्लांट है, कैनाबिस पूरा नाम इसका मैं लिख देता हूँ, कैनाबिस सटाइवा के इन्फ्लोरेसेंस से, इसके इन्फ्लोरेसेंस से क्या निकाला जाता है? कैनाबिनॉइड। अब कैनाबिनॉइड चूंकि ग्रुप ऑफ केमिकल है तो हमको कई सारी केमिकल्स हैं, बट हमको पढ़ना कौन सा? सिर्फ ये। आपके एनसीईआरटी में बस यही दिया, तो यही ध्यान रखना है कि इसका पूरा नाम है कैनाबिगेरॉल। कैनाबिगेरॉल नाम भी नहीं ध्यान रखना, ये स्केलेटल स्ट्रक्चर ध्यान रखना है बस। ठीक है, यहाँ पे OH हाइड्रोक्सी ग्रुप लगा हुआ है, एक बेंजीन रिंग है, इधर वाला ग्रुप, और ये तो ये इसका केमिकल जो स्केलेटल केमिकल स्ट्रक्चर है, ये ध्यान रखना है। आगे आ जाते हैं। थर्ड कैटेगरी है कोकीन की, कोका एल्कलॉइड। तो ये कहाँ से निकल जाता है? ये जो प्लांट दिख रहा है इसका नाम है इरिथ्रोजाइलम कोका। अच्छा एक मिनट, इसमें थोड़ा सा और ऐड कर देते हैं। जो कैनाबिनॉइड केमिकल्स होते हैं इनके रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं ब्रेन में। इनके रिसेप्टर कहाँ प्रेजेंट होते हैं? ब्रेन में। और जबकि ऑपियोइड के रिसेप्टर कहाँ थे? सेंट्रल नर्वस सिस्टम और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में। अब आते हैं कोका एल्कलॉइड यानी कि कोकीन पे। कोका एल्कलॉइड प्लांट किस प्लांट से ऑब्टेन किया जाता है? इरिथ्रोजाइलम कोका से। इरिथ्रोजाइलम कोका, ये इरिथ्रोजाइलम कोका है, ये नेटिव प्लांट है कहाँ का? साउथ अमेरिका का। साउथ अमेरिका का ये नेटिव प्लांट है। इसी प्लांट से कोकीन को ऑब्टेन किया जाता है। अब ये कोकीन ये भी पाउडर ही होती है। इसको भी स्नॉटिंग के थ्रू लिया जाता है, मतलब तेज़ी से सूंघते हैं। जो नशेड़ी लोग होते हैं, मीन्स नशेड़ी मीन्स जो ड्रग का एब्यूज करते हैं, ड्रग ज़्यादा लेते हैं, वो स्नॉटिंग के फॉर्म में लेते हैं। अच्छा कोकीन का कुछ इफेक्ट देख लेते हैं। साइकोलॉजिकल इफेक्ट और फिजिकल इफेक्ट दोनों इफेक्ट डालेगा। अगर अब कोकीन हाई अमाउंट में कोई पर्सन ले रहा है तो उसका फुल बॉडी स्टिमुलेशन, उसको लगेगा कि मैं मतलब हाई एनर्जेटिक, बहुत ज़्यादा उसके अंदर एनर्जी है। वेरी हॉट बॉडी टेम्परेचर रहेगा, नाउजिया होगी और हार्ट बीट रेट इंक्रीज हो जाएगा। और साइकोलॉजिकल इफेक्ट क्या करेगा? इंटेंस प्लीजर, थोड़े टाइम के लिए टेम्पररी उसको थोड़ा सा अच्छा फीलिंग लगेगी, बहुत अच्छा फील होगा, सुख मिलेगा उसको। मेमोरी ऑफ यूफोरिया, यूफोरिया का मतलब कि वही अच्छी फीलिंग। इसको उसको लगेगा कि मैं बहुत ग्रेट हूँ, उसको वेल बींग लगेगा। कोई स्ट्रेस नहीं फील होगा, बहुत कॉन्फिडेंट रहेगा,
एनॉक्सिस ये सब हो जाएंगे साइकोलॉजिकल इफेक्ट। लेकिन अगर बहुत एक्सट्रीम यूज कर लिया, एक्सट्रीम हो जाने से उसकी डेथ भी हो सकती है। ओके, तो ये बात हो गई कोकीन के कुछ इफेक्ट। एनसीईआरटी में देखेंगे थोड़ा और दिया हुआ है, उसमें यूफोरिया, हाइलुसिनेशन एक दिया है। हाइलुसिनेशन कोकीन के साथ साथ धतूरा भी कॉज करता है। हाइलुसिनेशन के कुछ, यूफोरिया के कुछ सिम्टम दे रखे हैं। यूफोरिया में मूड स्विंग होगा, हाइलुसिनेशन होगा, कन्फ्यूजन हो क्रिएट होगा। ये है आपका एट्रोपा बिलोडोना, जिसको धतूरा प्लांट बोलते हैं। तो धतूरा प्लांट जो होता है ये भी हाइलुसिनेशन प्रॉपर्टी शो करता है। अब हम लोग आते हैं, ओके, अब आते हैं स्मोकिंग पे। स्मोकिंग टॉपिक एनसीईआरटी में है। स्मोकिंग, थोड़ा सा टोबैको स्मोकिंग की बात करते हैं। वैसे टोबैको स्मोकिंग जब हम लोग ह्यूमन हेड डिजीज पढ़ रहे थे, ह्यूमन हेड डिजीज में एक चीज़ हमने देखी थी कि अगर कोई हेल्दी पर्सन है, जैसे ये हेल्दी पर्सन है, तो अगर आपको हेल्दी रहना है तो ज़रूरी है आप फिजिकली, मेंटली, सोशली वेलबींग रहो। मतलब फिजिकली भी सही रहो, मेंटली भी, लेकिन मैं बोलता हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट है मेंटली सही रहना। अगर आपका मेंटल स्टेटस सही है तो आप फिजिकली सही रहोगे, क्योंकि हर एक एक्टिविटी में कंट्रोल ब्रेन का होता है। आपका ब्रेन जो ऑर्डर देगा, आपका जो शरीर है वही कार्य करेगा। तो आप अपने अगर ब्रेन पे काबू कर ले रहे हो तो आपका शरीर आपके काबू में रहेगा, ठीक है। क्योंकि अगर मेंटली आप बैलेंस नहीं हो, आप मेंटली सेटिस्फाई नहीं हो, तो आप डिप्रेशन का शिकार हो जाओगे। डिप्रेशन आएगा तो बॉडी सही से काम नहीं करेगी, जो आपको काम करना है उस काम में आपका मन नहीं लगेगा। तो शुरुआत होती है मेंटल हेल्थ से। अगर आपका मेंटल स्टेटस सही नहीं है तो आप चाह के भी उतना हेल्दी नहीं रह पाओगे। दिखने में हो सकता है फिजिकली बहुत स्ट्रांग लगो, तगड़े लगो, लेकिन अगर मेंटली डिस्टर्ब हो तो फिर आपका कोई काम सही से नहीं हो पाएगा। इसीलिए बोला जाता है कि दिमाग, अगर आपका जो सोचते हो वही बन जाते हो। मतलब आप अच्छा सोचोगे तो अच्छा मिलेगा, अच्छा करोगे आपकी बॉडी भी अच्छा करेगी। खराब सोचोगे तो बीमारी में जो बॉडी का फंक्शन है, वो बॉडी का फंक्शन भी तनाव में आ जाएगी। और बॉडी अगर तनाव में है तो स्वाभाविक सी बात है, कोई भी चीज़ तनाव में सही काम नहीं कर पाएगी, तो बॉडी कैसे कर लेगी। तो ये देखिए, ये हेल्दी पर्सन है। और यहीं पर देखो, अगर ये डिप्रेस्ड पर्सन है तो डिप्रेस पर्सन उतने प्रॉपर वे में नहीं काम कर पाएगा, क्योंकि एक्चुअली में डिप्रेशन, उसका माइंड डिप्रेस है, तो उसका जो बॉडी है, शरीर है, वो भी प्रॉपरली वर्क नहीं कर पाती है। खैर, आ जाते हैं इस पर जरा हम। स्मोकिंग क्या करता है, जो बंदे स्मोक करते हैं, टोबैको सिगरेट पीते हैं, खास पहले तो ये देखो टोबैको का जिनके से लिखा भी है, लेकिन फिर भी लोग लेते हैं। सेकंड, ये बंदे हैं अजय देवगन, शाहरुख खान, ये लोग क्या करते हैं, ये लोग तो चूँकि इनका ऐड का तो पैसा मिलता है, ऐड करने पे इनको तो पैसा मिल रहा है, लेकिन ये पब्लिक को दे क्या रहे हैं, जो बंदे इनको देखते होंगे, स्वाभाविक सी बात है वो यंगर एज के होंगे, मीन्स मान के चलो 17 से 25 साल। उसके बाद अगर ओवर ये 30+ वाले तो पक्का नहीं देखते होंगे, ठीक है, क्योंकि उन जो इंटरेस्ट होता है वो भी बदलता जाता है। छोटे बच्चे हैं कार्टून देखते हैं, मिडिल एज में, एडोलेसेंस एज में तो मूवी ज़्यादा देखना पसंद करते हैं, एक्शन मूवी। थोड़ा और ओवर एज जाती है तो फिर वो रामायण महाभारत इसकी तरफ चले जाते हैं। तो इन लोगों को देखने वाले कौन है, मोस्ट ऑफ द पब्लिक जो इन लोगों को देखती है वो एडोलेसेंस एज वाली होती है, नाजुक एज होती है उनकी। उनको डिसीजन जो उनको सिखाया जाता है वो बहुत जल्दी सीखते हैं, बट सिखाने जो चीज़ वो देख रहे हैं वही तो सीखेंगे। उनका जो लर्निंग पॉइंट है, जो लर्निंग बिहेवियर है, एक होता है इनेट बिहेवियर, एक लर्निंग बिहेवियर। जो लर्निंग बिहेवियर वो कहाँ से आता है, जो उनके आसपास चीज़ें चल रही हैं उन्हीं से आता है, उन्हीं से वो सीखते हैं। तो टीवी पे बार बार चल रहा है, टीवी सामने चल रही है, उसमें दिखाया जा रहा है ये देखो बिमल पान मसाला खा रहे हैं और इससे ताजगी आ रही है, तो उसके माइंड में तो यही सेट होगा ना, इसको खाने से ताजगी आएगी, तो एक्सपेरिमेंट करना स्टार्ट कर देगा। और एक्सपेरिमेंट करते करते वो लाइफ टाइम एक्सपेरिमेंट हो जाता है, उसका लाइफ टाइम तक उस लत लग जाती है। फिर ये एक नेगेटिव पॉइंट है, ठीक है। तो इन दोनों को तो फिर क्या बोलें, ठीक है, पैसे के लिए कुछ भी कर सकते हैं कोई भी, बट ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो बात आती है अब सीधे, इन दोनों को तो छोड़ दीजिए, ये दोनों अपने चीज़ पैसे के लिए करते हैं, लेकिन पैसे लेके बीमारी बांट रहे हैं पब्लिक में। ये क्या बांट रहे हैं, कैंसर बांट रहे हैं। पैसा लेके सोचो कैंसर बांट रहे हैं। खैर आते हैं, अब देखो ये जो टोबैको लेता है उसमें लंग कैंसर होने का चांस बढ़ जाता है। ये लंग ट्यूमर, लंग्स में ट्यूमर बन रहा है, लेफ्ट लंग्स में ट्यूमर दिखाया गया है, तो लंग कैंसर होने का चांस बढ़ जाता है स्मोकिंग वाले पर्सन में। इसके अलावा जो एनसीईआरटी में दिया है उस पर आ जाएंगे। अब आ जाते हैं अगले, यहाँ पे थोड़ा सा एक एडोलेसेंस एज कब से कब तक होती है। ये इन्फेंट है, ये चाइल्ड है, और ये एडोलेसेंस है, ये एडल्ट है, और ये ओल्ड है। मैं लिख देता हूँ, ये आपका इन्फेंट है, ये चाइल्ड है, ये एडोलेसेंस एज है, ये एडोलेसेंस, और ये जो है आपका एडल्ट स्टेज है, और ये ओल्ड स्टेज है। अब यहाँ आपको देख के समझ में आ रहा होगा, आप बोल सकते हो, आपकी एनसीईआरटी बताती है एडोलेसेंस जो होता है एक कनेक्टिंग लिंक बिटवीन चाइल्डहुड एंड एडल्टहुड होता है। चाइल्डहुड एडल्टहुड का कनेक्टिंग लिंक होता है, और इसकी एज एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग 12 से 17 ईयर मानी गई है। एडोलेसेंस की 12 से 18 ईयर, 12 से 18 ईयर मानी गई है। इसमें क्या होता है कि फीलिंग आती है कि एटीट्यूड, मैनर, मैच्योरिटी की फीलिंग आती है, उसका एटीट्यूड भी चेंज होता है, सोसाइटी में पार्टिसिपेट होने के लिए वो तैयार होता रहता है जब एडोलेसेंस स्टेज होती है तब। और इसी स्टेज, ये बहुत नाजुक स्टेज है, मीन्स इस एज में जो बच्चे होते हैं काफ़ी एडवेंचर होते हैं, काफ़ी एक्साइटेड होते हैं नई चीज़ें करने में, नया एक्सपेरिमेंट करने में, रिस्क लेने में। इसमें मोस्ट चीज़ें जो 12 से 18 ईयर होती है, इस समय रिस्क लेने में बच्चे बहुत ज़्यादा
तैयार रहते हैं। रिस्क हो गया, एक न्यू एक्सपेरिमेंट होगा, इसी के दौरान अगर आप उनको अच्छा सिखा दोगे तो अच्छी चीज़ों पे एडवेंचर करेंगे, अच्छी चीज़ों पे रिस्क लेके काम कर ले जाएंगे। लेकिन अगर आप गलत चीज़ें उनको माइंड में डाल दोगे तो गलत चीज़ें सीख ले जाएंगे। तो प्रॉपर इस समय इस एज में प्रॉपर काउंसलिंग की भी नीड होती है। तो इतना तो एनसीईआरटी में हम लोग